हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो 3200 प्लस क्वेश्चन है वॉल्यूम 1 जो प्लेटफॉर्म का है उसी बुक का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स। तो जिसमें हम लोग जो है आपका 90 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 2 जो है जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसका टोटल जो है हम लोग उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक, अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो मिल जाएगा आपका। ठीक, टोटल 2700 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। ठीक, और हम लोग फिर आपका वॉल्यूम 1 देख रहे हैं। वॉल्यूम 1 में हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। ठीक, तो आइए चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग 91 से आगे शुरू करेंगे। ठीक, हम लोग 30-30 क्वेश्चन पर डे इसका देखते हैं। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है वो आए और यहाँ से देखें और फ़ायदा उठाए। ठीक, हम लोग डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है। देखिए 91 से 93 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही जानकारी से रिलेटेड है। जानकारी दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। बोला हुआ है कि 90 विद्यार्थी की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। क्या बताए थे? ऐसे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? डायग्राम मेथड से। ठीक, देखिए डायग्राम मेथड से इसका डायग्राम बनाएंगे, एक ही साथ टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो डायग्राम है ना, ये यहाँ से बर्गर वाला हम देखिए ये बर्गर लिख देते हैं। यहाँ पे ये बर्गर पसंद करने वाले हैं और ये पिज़्ज़ा पसंद करने वाले हैं। ठीक, ये पिज़्ज़ा पसंद करने वाले हैं। बर्गर पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 62 है और पिज़्ज़ा पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 56 है। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। अब एक बात आप देखिए, थोड़ा एक बार फिर ऊपर से पढ़िए। टोटल विद्यार्थी 90 हैं और 90 में से 80 ही विद्यार्थी है जो ये दोनों पसंद करते हैं, यानी कि नहीं पसंद करने वाले यहीं से निकल जाएगा। नहीं पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? तो 90 माइनस 80 इजकल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी ये बर्गर या पिज़्ज़ा नहीं पसंद करते हैं। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, ये बोला है कि 80 पसंद करने वाले हैं। ठीक, टोटल पसंद करने वाले कितने हैं? 80 हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे? देखिए अब एक चीज़ सबका अलग अलग हम निकालते हैं। ठीक, सबका क्या करते हैं? अलग अलग निकालते हैं। अच्छा एक बात, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 आ रहा है और 6 5 11 आ रहा है, 118 आ जा रहा है। और पसंद करने वाले लोगों की संख्या है कितना? 80 है। तो ये 80 आना चाहिए, 118 नहीं आना चाहिए। तो ये क्यों 118 है? क्योंकि ये कुछ लोग जो है जो कि दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए ये कितना आ गया? 118। तो दोनों चीज़ पसंद करने वालों का संख्या यहाँ पे देखिए, दोनों चीज पसंद करने वालों की संख्या कैसे निकलेगा? तो हम 118 में से 80 घटा देंगे तो ये दोनों चीज पसंद करने वालों की संख्या निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कल आया हुआ था। ठीक, फिर से एक बार समझिए, 80 लोग ही जो है जो पसंद करते हैं और यहाँ हम जोड़ रहे हैं इन दोनों को तो कितना आ जा रहा है? 118। इसका मतलब यहाँ कितना हुआ? तो 38 आ रहा है। 38 ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, यानी कि ये 38 कहाँ आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। 38 लोग जो हैं दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। अब यहाँ चलिए क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सभी क्वेश्चन अब एक ही साथ हो जाएगा। 91 बोला है कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। देखिए अभी निकाले थे ना, दोनों पसंद करने वाले कितने हैं? 38 है। तो 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 91 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 92 देखिए क्या कर रहे हैं 92 में कि कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। ये बोला है ना कि बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो ये टोटल बर्गर पसंद करने वाले कितने हैं? यहाँ से 62 हैं। तो 80 जो है पसंद नहीं करने वाले हैं, 80 पसंद करने वाले हैं और इस 80 में से जो है बर्गर नहीं पसंद करने वाले यानी कि 62 हम घटा लेंगे। तो 62 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 में से 2 गया 8 और ये 18 आ जा रहा है। लेकिन ये 18 नहीं पसंद करते हैं और ये जो 10 है जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो वो भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूछा है ना कि कितने लोग बर्गर नहीं पसंद करते हैं। तो बर्गर वाले हम घटा दिए तो ये तो 18 लोग आ गए जो कि बर्गर नहीं पसंद करते हैं, वो पिज्जा पसंद करते हैं। लेकिन इसमें 10 ये भी जोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि ये 10 लोग हैं जो कुछ भी नहीं पसंद कर रहे हैं, यानी कि बर्गर जो पसंद नहीं करने वालों की संख्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। देखिए फिर आप एक समझ लीजिए, आप एक जगह यहाँ गलत करिएगा, आप 10 करिए, केवल 18 करिएगा, गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये बोला है ना कि बर्गर कितने लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग निकाले तो 18 आ रहा है। लेकिन ये 10 लोग तो पहले ही छट गए थे ना, कुछ भी नहीं पसंद करते थे, तो वो भी तो बर्गर नहीं पसंद करने वाले में आ जाएंगे। तो ये 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन इसी पे था। 93 कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही नहीं पसंद करते हैं, ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तीनों डायग्राम का आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हमें ये बोला था ना कि 90 लोग हैं जिसमें से 80 लोग ही पसंद करते हैं, तो 80 को घटा दिए तो 10 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, 118 आना चाहिए 80, तो कितना अधिक आ रहा है, 38, यानी 38 जो है दोनों में पसंद करने वालों की संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 91 में पूछा हुआ था। 92 में ये पूछा था कितने लोग बर्गर नहीं पसंद करते हैं, तो 62 80 में से घटाए तो कितना रहा, 18, लेकिन ये 10 लोग कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो वो भी बर्गर नहीं पसंद करने वाले में आ जाएंगे। तो 28 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बर्गर नहीं पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। 91 बी, 92 बी, 93 का ए हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन समझ गए हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ग्राफ से ये जो डायग्राम मेथड है ना, इसे क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा हुआ है, एनटीपीसी के सेट में बहुत पूछा हुआ है, आपका रिवीजन होता रहेगा डेली डेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्या बोला है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, यदि अंक परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या का मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता लगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना हम बाय ऑप्शन करते हैं। देखिए 46 है, 64 है, 19 है और 28 है। बोला है कि अंकों का योग 10, तो ये सब में है, इससे नहीं पता चलेगा संख्या क्या है। एक बात बोला है ना कि जब अंक पलटते हैं, तो अंक पलटेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और ये बोला है ना कि ये कितना अधिक हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। तो घटाइए, तो 14 में से 6 गया, 8 हो जा रहा है, और यहाँ पे एक 18 अधिक हो जा रहा है, अर्थात यही संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करेंगे ही नहीं। बात समझ में आई आपको? जहां भी 2 अंकों की संख्या पूछे ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाय ऑप्शन। इसमें कुछ भी एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। 10x प्लस वाई क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे संख्या पूछा हुआ है और संख्या ऑप्शन में दिया रहेगा। ये बोला था कि दोनों अंकों का योग 10, तो ये सब में है, इससे नहीं पता चल रहा है। दूसरी बात बोला था कि अगर अंक पलट रहे हैं तो ये 64 बन रहा है, जो कि 46 से कितना अधिक है, 18। तो ये भी बात बोला था कि अंक पलटने से बनी संख्या 18 बढ़ जाती है, तो ये 18 बढ़ गई, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। 46 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 क्या कर रहे हैं? 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट है, 12% और 5%। 12% और 5% का 2 छूट है, इसका एकल बट्टा निकालना है, एक छूट निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? बहुत इजीली से। आप लोग एक फार्मूला याद किए होंगे, a प्लस बी बट्टा ए बी, उससे भी आसान एक बता रहे हैं। ये 12% छूट, इसका मतलब 88 हो जाएगा, फिर ये 5% छूट मतलब 95 हो जाएगा, और बट्टा 100 कर लीजिए, ये आसान से हो गया। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से कटाएंगे 19, 5 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, ये 2 से कटा देते हैं 10, 44 हो जाएगा। 19 चौके 76, 7 हो जाएगा। 19 चौके 76 और 7 6 13, यानी 83.6 आ रहा है। तो ये 100 से कितना कम है देख लीजिए, तो 6.4% कम है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 6.4। बहुत आसान तरीका है, इस तरह से बनाइएगा, आपका आसानी से बनेगा। 1 मिनट, सॉरी 16 हो जाएगा ना, 16.4%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगर 93 आ रहा था तब 6.4 हो जाता। एक बार फिर समझ लीजिए, 12% कमी मत छूट देगा, यानी 88 में बेचेगा। 5% छूट देने का मतलब 95, बट्टा 100 कर लिए, कटा करके निकाले। 83.6 का मतलब 100 से कितना कम है, 16.4, तो यही हो जा रहा है 16.4% की कमी हो जाएगा, एकल छूट हो जाएगा इसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। बोला हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है, तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ABC हो गया। ठीक, अब यहाँ से बोला है कि DEF क्रमशः AB का मध्य बिंदु D है। बोला है कि AB BC, तो BC मतलब, 1 मिनट सॉरी, AB मतलब ये हुआ, इसका मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है, और CA का मध्य बिंदु जो क्या है, F हो जा रहा है। ठीक, इसका मध्य बिंदु F है, इसका हम बना दिए, तीनों का मध्य बिंदु दिया हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है तो
चतुर्भुज BEFD, देखिए BEF इसको मिलाना होगा, चतुर्भुज की बात किया है, ठीक। चतुर्भुज BEFD ये कैसा चतुर्भुज होगा, यही हमें पूछा हुआ है, ठीक। ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना, चतुर्भुज BEFD एक कैसा चतुर्भुज है, ये बात बोला हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये यहाँ से 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है और ये 120 डिग्री होता है। और जब भी ये पैरेलल रहेगा ना, ये मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये पैरेलल भी होता है, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है दो चीज में, एक समांतर चतुर्भुज में होता है, एक सम चतुर्भुज में होता है, ठीक। एक मिनट, हाँ सम चतुर्भुज में भी हो जाता है अपोजिट एंगल इक्वल, लेकिन सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए, तभी हम सम चतुर्भुज कहेंगे, ठीक। और वैसे एक बात देखें तो सम चतुर्भुज ऑप्शन में दिया ही नहीं है। दो यहां से पॉइंट उत्पन्न हो रहा था कि या तो ये सम चतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, तो यहां से ये एक्चुअली में बन रहा है सम चतुर्भुज ही, क्योंकि देखिए ये आधा है तो ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, ये इसका आधा है तो ये यहां से बराबर हो जाता है। सब साइड यहां से इक्वल भी हो जा रहा है, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जा रहा है, यानी कि ये एक सम चतुर्भुज होगा। लेकिन सम चतुर्भुज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और सम चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, जैसे आयत वर्ग का डिफरेंस है ना, कि हम जो है कि वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, उसी तरह से यहाँ सेम है। सम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से एक सम चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन आंसर हम लोग का समांतर चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर सम चतुर्भुज दिया रहता तो वही आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार और समझिए। देखिए डी और एफ जो है मध्य बिंदु है, तो जब भी मध्य बिंदु को मिलाते हैं ना तो ये BC का आधा हो जाएगा, और ये भी मध्य बिंदु है तो ये ऑलरेडी आधा है, तो ये इक्वल हुआ, ये भी इक्वल हुआ, और ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सभी भुजाएं भी बराबर आ रहा है, अपोजिट एंगल भी बराबर है, तो सम चतुर्भुज होगा। और सम चतुर्भुज नहीं है तो समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई गलती नहीं है आपका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए 97 क्या बोला है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग तीसरा भाग का, देखिए यहाँ पे 3 भाग हैं, मान लीजिए A B C जो है 3 भाग हैं, तो यहाँ पे बोला है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। इसका मतलब कि पहला और तीसरा का अनुपात 3:5 हो जाएगा। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5, इसका मतलब पहला और तीसरा का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे क्या बोला है कि दूसरा तथा तीसरा का अनुपात जो है यहाँ से दिया हुआ है दूसरा, यानी कि B/C का जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, तो 4:7 दिया हुआ है। तो बोला है ना यहाँ से कि तो पहला भाग निकालना है, यानी कि पहले भाग को हमें निकालना है। अच्छा एक चीज देखिए कि A/C, तो इसको हम C/A यहाँ लिख लेते हैं कि इसको कंपाउंड रेशियो बनाने में आसानी होगा। तो C/A मतलब इसको उलट देंगे तो ये 7:4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आराम से A/C/B यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। एक मिनट, सॉरी, ये C/B हो जाएगा ना, इसको जब उल्टेंगे तो C/B हो जाएगा। तो A/C/B कैसे होगा, तो ये सीधा गुणा करेंगे तो A का हो जाएगा 7 × 21, इधर से गुणा करेंगे ना, देखिए इधर C है ना, तो 7×5 = 35, C का हो जाएगा, और 5×4 = 20 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है, बस इतना ही हो गया। अब ये टोटल जोड़िए रेशियो तो कितना आ रहा है, 20 40, 41 और 30 76 आ जा रहा है, ठीक, 76। और 76 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है, 13,680 दिया हुआ है, ठीक। 76 यूनिट का वैल्यू 13,680, तो पहला भाग पूछ रहा है ना, यानी 21 यूनिट का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13,680/76 और गुणे पहला भाग यानी 21 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 21 से हम गुणा कर लेंगे, यही निकल जाएगा। देखिए कटा दीजिए, कितना हो जा रहा है, 19 चौके 76 हो जा रहा है, और 19 छक्के 19 7 133, 3 बचा, 19 दूना 38 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। 4 से फिर कटा लेते हैं तो 180 हो जा रहा है, गुणा कर लीजिए, 0 हो गया, 18 दूना 36, 6 3 हो जाएगा। 1 मिनट, 36 ही हो जा रहा है ना, 1 मिनट, सॉरी रुक जाइए, 0 हो गया ना, 18 × 18 8, और 18 दूना 36, और 1 कितना आ जाएगा, 37।
तो 3,780 रुपये हो जाएगा। पहला भाग कितना हो जाएगा? 3,780 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझ लीजिए, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, देखिए पहला और तीसरा का भाग A अनुपात C 3:5 दिया हुआ था, B अनुपात C जो है 4:7 दिया, तो इसे हम C अनुपात B में बदल लिए हैं, क्योंकि A C B आसानी से निकल जाएगा कंपाउंड रेशियो। तो यहाँ से A अनुपात C अनुपात B 21:35:20 आ गया। तीनों जोड़े 76 यूनिट का वैल्यू 13,680। तो पहला भाग यानी कि A का मान क्या है? 21 यूनिट का वैल्यू निकालना था, 3,780 रुपये आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 क्या कह रहा है? 98 नंबर क्वेश्चन इधर बढ़िया है, ये आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिएगा इस सब टाइप के क्वेश्चन को। कह रहा है कि मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात, देखिए ये सोना और चांदी का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ से चांदी का रेशियो कितना दिया हुआ है? सोना अनुपात चांदी 17:3 दिया हुआ है। ठीक, 17:3। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो सोना का वजन निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ चांदी का रेशियो 3 है और इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें दे दिया है कितना? तो 2.7 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, 3 यूनिट का वैल्यू 2.7 ग्राम, तो इसको कटा लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जा रहा है 0.9 ग्राम आ जा रहा है, 0.9 ग्राम आ जा रहा है। तो हमें पूछा है ना चांदी, चांदी का वैल्यू कितना है? 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू 17 गुणे 0.9, 17 9 153 और 1 दशमलव के बाद 0, यानी कि 15.3 ग्राम जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सोना चांदी का रेशियो 17:3, 3 का वैल्यू 2.7 दिया था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 0.9, तो 17 सोना का पूछ रहा था, 17 9 153 यानी 15.3 हो जाएगा। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 कार का CP 4 कार के SP के बराबर है, तो यहाँ CP और SP का जब रेशियो निकाल लेंगे ना तो 4:5 आ जाएगा। तो बोला है कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालें, कि क्या हुआ है, उसे प्रतिशत लाभ हुआ है या प्रतिशत हानि हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि 4 यूनिट क्रय मूल्य 5 यूनिट विक्रय मूल्य, तो 1 का लाभ हो रहा है, एक का यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, क्रय मूल्य कम है, तो 1 लाभ हुआ, प्रतिशत निकालना है, तो क्रय मूल्य 4 है और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे, तो 4 से 25% प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 25% लाभ यानी कि सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत आसान है। रेशियो में बदल लिए, CP/SP 4:5, 1 का लाभ 4 पे कितना का 25% आ जा रहा है। ठीक, चलिए अगला ये अगला क्वेश्चन जो है ना 100 से लेकर 102 तक है। ठीक, ये ग्राफ से रिलेटेड है, चार्ट दिया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए चार्ट आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाता है, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, हमें बताना है। देखिए तालिका में 2005 में दिया हुआ है कि 335 टन, इस तरह से 9 तक का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 2005 से 2009 अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना हुआ। पहला क्वेश्चन जो है इसका यानी 100 नंबर क्वेश्चन दिया है औसत उत्पादन, एवरेज जो है इसका प्रोडक्शन पूछ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन जो है औसत उत्पादन कितना हुआ। तो औसत कभी भी निकालना रहेगा, सभी उत्पादन को जोड़ करके 5 वर्ष का है तो 5 से हम भाग दे देंगे। ठीक, 5 6 7 8 5 से भाग दे देंगे। सब उत्पादन को जोड़िए, 8 5 13, देखिए यहाँ से 5 5 10 और 8 8 16, 16 10 26 26 9 कितना हो जाएगा 26 9 35, 35 का 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कैरी, 3 2 5 3 8 2 10 5 15 और 9 24 4 2 हो जाएगा। तो 3 2 5 4 9 4 13 14 15 और 4 19 हो जा रहा है। 1945 टन का उत्पादन हुआ टोटल, और 5 वर्ष है तो इसे 5 से भाग दे देंगे, एवरेज निकल जाएगा आसानी से। तो भाग दीजिए कितना आ गया, 5 3 15, फिर 4 बचा,
5 8 40, 5 9 45, यानी इतना टन जो हो जाएगा ना, यही एवरेज जो है प्रोडक्शन हो जाएगा। 389 जो है टन हो जाएगा, 389 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 100 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा था एवरेज उत्पादन, सभी उत्पादन को जोड़े 1945 टन, 5 साल का है, 5 से भाग दे दिए, एवरेज उत्पादन निकल गया 389 टन। दूसरा एक पढ़िए, 101 क्या कह रहा है, इसी पे आधारित है। 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ था? तो देखिए 2005 से 2009 में हो गया है 495 और 2005 में है 325, तो यही ना वृद्धि हुआ है। और वृद्धि किस पे? तो 325 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, यही हम लोग का जो है प्रतिशत निकल जाएगा कि 2009 में 2005 से कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। इसको 325 को नीचे क्यों रखे हैं? क्योंकि जो ये पूछा था ना कि 325 से कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बच गया 170 बटा 325 हो जा रहा है। ठीक, 170 बटा 325 हो जा रहा है। तो अब देख लीजिए इसको हम भाग देना पड़ेगा, गुणे 100 हो जा रहा है। 25 से कटाए, 25 से कम 25, फिर बचा आपका कितना 7, तो 25 से 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी यहाँ 17 चौके 68, 680 बटा 13 हो जा रहा है। तो भाग दे दीजिए, 13 पच्चे 65 हो गया। ऑप्शन भी देखते चलिए, 3 हो गया ना, तो 13 3 39 नहीं होगा, 13 दूना 26, 4 30 हो जाएगा, 13 3 39, यानी 52.3 जो ऑप्शन होगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 52.3%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछा था हमें 101 में कि 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ, तो इन दोनों को घटाए 170 325 का कितना परसेंट है, इतना ही वृद्धि हुआ था, तो 52.3 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देख ही लिए हैं, औसत पूछा था, सबको जोड़कर भाग दे दिए, 5 साल का था तो एवरेज निकल गया। यहाँ बोला था कि 2009 में जो है कितना प्रतिशत बढ़ा था, तो घटाए, और प्रतिशत बढ़ने का मतलब 325 में प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, इसी पे अभी है 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 2007 की तुलना में 2008 में उत्पादन में कितना गिरावट आया था। 7 की तुलना में 8 में जो गिरावट आया है कितना प्रतिशत? देखिए 7 का है 429 और 8 में हो गया है कितना 258, और कितना गिरावट आया है तो इसी में गिरावट होगा 429 में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यही हम लोग का प्रतिशत हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर दीजिए, बस बात क्लियर हुआ। 2008 में 7 की तुलना से ये 7 का है और ये 8 का है, तो कितना गिरावट हुआ है, तो अंतर बट्टा अधिक वाला मान गिरावट जब कह रहे हैं, और प्रतिशत के लिए 100। देख लीजिए कितना आ रहा है, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कितना हो गया 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 171 बट्टा 429 गुणे 100 हो जा रहा है। ठीक, अभी देखिए ये कटेगा नहीं, हम लोग भाग दे देते हैं, यहाँ से कटाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। 19 से कट जाएगा क्या, 19 नवा 171, 19 दूना 38, 39 40 41 42, नहीं कट रहा है। ठीक, तो यानी 171 पे 2 जीरो में हम भाग दे देंगे 429 में। ठीक, देखिए 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा ना जी, 4 चौके 16, 4 मर्थ में जाएगा कि नहीं, 4 मर्थ में नहीं जा पाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ से 3 ही मर्थ में ले जाना होगा, 4 मर्थ में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 29 27 7 2 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 323 आ जा रहा है, फिर 0 हो जाएगा। तो अब कितना मर्थ में चला जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि 9 चौको 36 ज़्यादा हो जा रहा है, 38 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक, देखिए तो ऑप्शन में 38 दशमलव समथिंग
देखिए यहाँ ऑप्शन जो है एग्जैक्ट में दिया हुआ है 40%, 51%, 67%, 45%, यानी कि ये 38 दशमलव समथिंग आ रहा है ना, तो लगभग में हम इसको 40 कर सकते हैं। ठीक, लगभग में 40। वैसे तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ से 38 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन वैसा ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग ए ही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर भी होगा, क्योंकि 38 के लगभग में 40 कर लेंगे। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, और नहीं तो एग्जैक्ट देना होगा तो इसको भाग देकर आप देख लीजिएगा 38 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक, ये 2008 का ये है और 2007 का। तो पूछा है कितना परसेंट का गिरावट हुआ है, तो अंतर कर लिए 171 का गिरावट हुआ है किस में, तो 429 में, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 171 में 429 से भाग दिए, 38 दशमलव कुछ आ रहा है, लगभग में 40 आंसर हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट। चलिए अगला देखिए 103 नंबर क्वेश्चन आइए। 103 हमें बोला हुआ है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि जो अभाज्य संख्या रहता है वो कहाँ से शुरू होता है, 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो प्रथम 6 बोला है, तो 2 + 3 + अगला 5 है, प्लस 7 हो जाएगा, 9 नहीं 11 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। हो गया ना, 2 2 4 2 6। और माध्य के लिए हम क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है उसे भाग देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 7 17 1 18 17 और 3 20 10 30 हो गया ना, 41/6 हो जाएगा। 41/6 दशमलव में नहीं बदला है, ऑप्शन कुछ ऐसे ही दिया है, 41/c, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ कुछ लड़के क्या गलत करेंगे, देखिए आपसे बताते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 1 ले लेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका 1 ले लेंगे, लेकिन 1 गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको बताए होंगे, अगर नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम का वीडियो देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में टोटल चीज़ें क्लियर की गई है। ठीक, चलिए अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। देखिए 1 से 3 गुना होने में 8 वर्ष ले रहे हैं, यहाँ से कितना ले रहे हैं, 8 वर्ष ले रहे हैं। ठीक, तो बोला है कि 1 से 5 गुना होने में कितना वर्ष लेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 1 से 3 गुना हुआ है, यानी यहाँ पे कितना ब्याज हमें मिला है, 2 ब्याज मिला हुआ है। यहाँ 2 यूनिट, ये देखिए ये इसका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी 2 यूनिट ब्याज होने के लिए 8 वर्ष बन रहा है। तो यहाँ 1 यूनिट और ये 5 यूनिट, तो यहाँ ब्याज क्या हो जा रहा है, 4। तो 4 ब्याज होने के लिए कितना वर्ष होना होगा, 16 वर्ष होना होगा। तो ऐसे ही बहुत मुजबानी क्वेश्चन बन जाएगा, बिना पेन लगाए ही बन जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 से 3 होने में ब्याज 2 यूनिट है, 2 यूनिट ब्याज होने में 8 वर्ष, तो 1 से 5 गुना होने में ब्याज 4 यूनिट होगा, तो 4 यूनिट ब्याज होने के लिए कितना, 2 गुना समय लगेगा, यानी 16 वर्ष। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 16 बट्टा a = 1/√(0.25)। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 0.25 इसका वर्गमूल क्या होगा, 0.5। इसको हम हटा करके, ऐसे था 0.25 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब इससे गुणा कर लेना है, तिरछा गुणा है, a = 16 × 5 = 80, यानी 8 आंसर हो जाएगा। 8.0 आ रहा है तो 8 आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ABC एक साझेदारी में 1,20,393 रुपये मुनाफा कमाते हैं, और उनका जो मुनाफा का रेशियो है ना 5:3:1 में बढ़ जाता है। ठीक, तो बी का हिस्सा निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, 5 3 8 ये ए का है, बी का है और सी का है, तो 5 3 8 1 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ से टोटल ये लोग कितना कमाते हैं, 1,20,393 हो जा रहा है। ठीक, 393, तो 9 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो यहाँ से हमें पूछा है ना कि बी का वैल्यू निकालना है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये इसका तिहाई है, तो इसमें भी 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 3 चौके 12, 0 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 नहीं हो जाएगा। 40,131 रुपये जो है क्या मिलेगा, बी को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। 9 यूनिट का वैल्यू 1,20,393 है, 3 यूनिट का वैल्यू, यानी ये इसका तिहाई है, तो इसमें भी 3 से भाग दे दिए, 40,131 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए।
7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 24, HCF कह रहा है 24 होगा, तो इसका LCM निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। अब तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी कि जिसका HCF 24 होता है, LCM क्या होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी अगर 24 HCF है तो जो इसका LCM होगा ना, इसी का मल्टीपल होगा, इसी का क्या होगा, मल्टीपल, इससे कटना चाहिए जरूर। हमेशा LCM जो है HCF से कटेगा ही कटेगा, यहाँ से बिना कटने वाला नहीं संख्या होगा। तो इसमें देख लीजिए 24 से कौन कट रहा है, तो 118 नहीं कटेगा, 144 कट जा रहा है, 24 छक्के 144, तो इसका LCM यही हो सकता है, ठीक, और कोई भी नहीं हो सकता है। LCM जो होगा HCF का हमेशा मल्टीपल आएगा, तो इसका मल्टीपल 144 ही है ऑप्शन में, और कोई नहीं है, ना तो 118 कटेगा, ना 128, ना 136, तो आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 8 नंबर बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 25% छूट देता है, तो कुल उसे लाभ या हानि निकालना है। 25% अधिक अंकित करने का मतलब 125, और 25% छूट देने का मतलब क्या होगा, 100 में से 25 गए, 75/100 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर 100 से जितना कम आएगा उतने की हानि होगी, 100 से ज़्यादा आएगा तो उतने की लाभ हो जाएगी। 25% बढ़ाया 125, फिर 25% छूट दिया 75/100। देखिए 25 3 75, 25 चौके 100 हो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 625 हो जाएगा, ठीक। 3 एकम 3, 1 मिनट, सॉरी, हाँ सही तो है, 25 नहीं, गलत हो गया। इसको हम अगर 125 को 3 से गुणा करेंगे तो 375 हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा। 25 3 75 और 375 आ जा रहा है, भाग दे देना है 4 से, तो 4 9 36, 4 9 36, 1 37 हो जा रहा है ना, 4 3 12, 3 15 हो जा रहा है, 4 7 28, यानी कि 93.75। इसका मतलब ये 100 से कितना कम है, तो 6.25% कम है, तो इतने का क्या होगा, उसे हानि हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 6.25% का हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। 25% बढ़ा कर रखा है 125, 25 छूट दे रहा है, यानी 75/100, 375/4 आ रहा है, भाग दिए 93.75, यानी 100 से कितना कम है, तो 6.25। 100 से कम रहेगा तो हानि, अगर यहीं आ जाता है 104% तो 4% का लाभ हो जाता है, और 100 से जितना कम रहेगा उतना परसेंट की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का एरिया यहां से दिया हुआ है, ठीक, पैरेललोग्राम ABCD है, इसका एरिया जो दिया है ना 25 दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। अब क्या बोला है हमसे, कह रहा है कि त्रिभुज BCD का एरिया निकालना है। BCD, इस त्रिभुज को अगर मिलाते हैं ना तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो इसका डायगोनल होता है ना, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज या आयत कहिए या वर्ग करिए, तीनों का जो डायगोनल होता है ना, इक्वल एरिया 2 इक्वल ट्रायंगल में यहाँ से डिवाइड करता है। तो अगर ये 25 है तो इसका 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल BCD का एरिया। इसका भी अगर पूछता तो ये भी क्या हो जाएगा, 12.5 ही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। देखिए 12.5 सेंटीमीटर नहीं, एरिया हमेशा एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर सम चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज का है, आयत का है, वर्ग का है, तो उसका डायगोनल 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक, 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अगला ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत के पोल को 8 सेकेंड में पार करती है। अच्छा, विद्युत के पोल को पार करने का मतलब खुद की लंबाई को पार करने का मतलब, तो यहाँ से जो स्पीड निकल जाएगा ना, स्पीड बराबर 250 बट्टा कितना समय ले रही है, 8 सेकेंड, ये ना हो जाएगा
चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कटाएंगे नहीं, ठीक। अब बोला है कि यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। देखिए जब पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को, इसीलिए हम क्या करिए, स्पीड बराबर दूरी की जगह खुद की लंबाई ले लिए। लेकिन ये जब अगर पुल को पार करती है ना तो दोनों की लंबाई के योग को पार करती है। तो यहां से दूरी क्या हो जाएगा, इसका लंबाई तो होगा ही 250 मीटर प्लस यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा, प्लेटफॉर्म और बराबर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इसका कितना निकाले हैं 250/8 और समय कितना ले रही है तो आपका 20 सेकंड का समय ले रही है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए। ये चीज क्लियर हुआ यहाँ से। फर्स्ट कंडीशन में चाल बराबर दूरी बटा समय और जब पोल को पार करेगी तो खुद के लंबाई को पार करेगी। दूसरा कंडीशन में जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई यानी दूरी हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए। चाल यहां से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां से 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 125 हो जाएगा, ठीक। 125 पाँचे 625 हो जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हो जाएगा 625 माइनस 250 हो जाएगा, घटा दीजिए 5 हो गया, यहाँ से 12 में से 5 गया 7 हो जा रहा है, और ये 5 में से 2 गया 3, 375 मीटर जो है लंबा जो है पुल है, प्लेटफॉर्म है। बात क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ये पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लिए 375 मीटर। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। देखिए आसानी क्वेश्चन है, सर्ट्स का बेसिक रूल पता रहेगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक। क्या बोला है हमें, 4 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m हो जा रहा है। तो बोला है ना कि m का वैल्यू हमें निकालना है। क्या करना है, m का वैल्यू। अच्छा एक चीज़ बताइए कि इसको हम 4 के पावर 3 को 2 के पावर ऐसे 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m हो जा रहा है। अब ये देखिए 2 का पावर 3 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर, इसको अगर लिखना चाहे तो 3 दूना 6, 2 के पावर 6 लिख देंगे। तो 2 के पावर भी 6 है, 5 के भी पावर 6 है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 गुणे 5 के पावर 6 और बराबर 10 के पावर m हो जाएगा। अब ये 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 के पावर 6 है, इधर 10 के पावर m है, तो बेस क्लियर। यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, m का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो है आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से सिर्फ हम बेस को सेम बना लिए, इधर भी 10 था तो इसको भी 10 के रूप में चेंज कर लिए, 10 के पावर 6 और 10 के पावर m, तो 6 कैंसिल, 10 कैंसिल, m बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़िए। बोला है नीचे दिए गए संख्या जो है, बोला है यहाँ पे 52 है, 45 है, 49 है, 54 है, 56 है, उसके बाद 52 है और x माइनस 3 है और यहाँ से 56 है। कह रहा है अगर इसका बहुलक 52 है तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक। देखिए अगर इसका बहुलक 52 है तो 52 कितनी बार आया है, अधिक बार आना चाहिए, 1 2 बार आया है, और यहाँ 56 भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी 2 बार आया है, तो इससे तो बहुलक का पता नहीं चलेगा। बहुलक 52 होने के लिए ये 3 बार कम से कम आना होगा, तो 3 बार आने का मतलब कि ये जो दिया है वैल्यू ने, तो इसको भी क्या होना होगा, 52 के बराबर होना होगा, तभी जो है 52 1 2 3 बार आएगा। और जब 3 बार आएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो ये जो x माइनस 3 है ना, इसको क्या बनना होगा, 52 बनना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 52 में आप ये 3 जाकर उधर जोड़ जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 55 हो गया। क्लियर। बहुलक होने के लिए x माइनस 3 को 52 होना पड़ेगा, तभी 52 3 को आएगा और ये बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 13 नंबर ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ देखिए दिया हुआ है, उसको पढ़िए और इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करें निम्नलिखित चार्ट द्वारा छात्रों के खेले गए खेल को दर्शाया गया है। यदि डी खेल खेलने वाले छात्र 165 हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या निकालना है। देखिए डी खेल खेलने वाले, आप इसमें देखिए आरेख से डी खेल खेलने वालों की संख्या कितना है, 15 है,
और इस 15 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 165 दे दिया है, तो 1% का वैल्यू 15% है, तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 नंबर्स हो जाएगा। और टोटल नंबर हमेशा क्या होता है, टोटल नंबर जो है 100 होता है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 में 100 से गुणा करेंगे 1100 हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे ना कि इसके जो चार्ट दिया हुआ ना इसको जोड़ करके टोटल करेंगे, नहीं जोड़िएगा तो टोटल 100 नहीं पूरेगा। देखिए नहीं पूरेगा कैसे, हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। यहाँ ये आपका दिया हुआ है लगभग 22.5 है, 22.5 उसको मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये तीनों मिलाकर 45 यानी 90 ही हो रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि टोटल आप 100 कैसे मान लिए, टोटल तो जोड़ने पे 90 आ रहा है, आप भी जोड़े होंगे आपको पता चला होगा कि 90 ही आ रहा है। लेकिन ये खेल खेलने वालों की संख्या है, यानी कि 10% ऐसे है जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। यहाँ पे टोटल हमेशा 100 होता है, ये बात ध्यान रखना होगा, इसीलिए हम 100% का वैल्यू निकालें। अगर ये पूछता है कि टोटल खेल खेलने वालों की संख्या कितना है, तब हम जोड़ करके 90% का केवल वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हमें बोला था कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो हमेशा 100% का वैल्यू निकालना। और ये पूछता है कि टोटल खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को जोड़ते 90 आ रहा है और 90 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये डाउट आपका एक क्लियर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 हो गया, 13 नंबर हो गया ना, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, 120 kg, 144 kg। देखिए बोला हुआ है 120 kg है, 144 kg है, और इसके बाद एक और ढेर क्या है, 204 kg है, ठीक। तो ये हमें कह रहा है ना कि एक बैग का अधिकतम क्षमता ज्ञात करे जिससे प्रत्येक ढेर के चावल को बैग में समेटा जा सके। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि मापक निकालना हो, मापक यानी ढेर कितना कितना लीटर हम ढेर में केजी हम ढेर में क्या करें, पैक करें, तो इसके लिए हम इसका HCF निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितना केजी का ढेर बनाया जाए एक एक करके कि सभी को हम लोग क्या करें, पैक कर सकें, तो इसका क्या होता है तरीका, आपका HCF निकाल लेंगे। और HCF निकालने का एक तरीका आपको बता रहे हैं, आपको बहुत बार बताए हैं, कोई जो कम अंतर है ना उसी को ले लेंगे। इसका कम अंतर है ना, देखिए कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे 24 आ जा रहा है। तो अब HCF या तो 24 होगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। ये 24 से पूरा अगर सब कट जाएगा तो यही HCF हो जाएगा। देखिए ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, लेकिन ये 24 से नहीं कट रहा है, अर्थात इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 12 हो जा रहा है, तो 12 ही हम लोग का जो है HCF हो जाएगा। तो यहाँ जो HCF 12 आ रहा है, इसका मतलब जो पैकेज है वो 12-12 kg का बनाना होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। वैसे भी देख रहे हैं तो 10 इसका फैक्टर होगा नहीं, 15 फैक्टर होगा नहीं, 18 फैक्टर होगा नहीं, HCF क्या हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा। आप HCF अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है। कोई भी किसी का भी जिसका मिनिमम डिफरेंस आ रहा होगा उसी को ले लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 24 आया, तो ये फिक्स हो गया कि 24 से बड़ा इसका HCF नहीं हो सकता है, या तो 24 होगा नहीं तो इसका फैक्टर होगा। तो 24 से ये नहीं कट रहा है तो HCF ये नहीं होगा। अब इसका फैक्टर करें तो 2 गुणे 24, सबसे एक छोटी अभाज्य संख्या लेंगे यहाँ से, तो 2 गुणे 12 कर लिया, अब 12 से सब कट जा रहे थे, ये HCF हो जाएगा, अर्थात 12-12 kg का हमें ढेर लेना होगा। चलिए 115 आइए, 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा है, चलिए 115 बोला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, ठीक, 100 है। तो अब हमें बोला है ना यहाँ से कि a/b इजकल टू 1:3 है, तो कह रहे हैं ना कि ए बी का मान निकालना है, a गुणे बी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर a प्लस बी निकाले तो क्या हो जाएगा, √100 यानी कि 10 हो जा रहा है, ठीक, 10 हो जा रहा है। अब यहाँ से ए बी का रेशियो दिया है ना, इसको 3x मान लेते हैं, x इसमें लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3x a प्लस बी यानी कि 3x 4 हो जा रहा है। 4x इजकल टू 10 हो गया, तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जा रहा है। अब हमें दोनों का गुणनफल पूछा है, ए बी पूछा हुआ है, तो ए बी मतलब कितना हो जाएगा, 3x² हो जा रहा है। तो 3 गुणे x² का मतलब 5×5 = 25/4 हो जाएगा, तो 25 से 75/4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर पूर्णांक में तोड़ा है तो तोड़ दीजिएगा, या फिर आपका इसको पॉइंट में बदल लिया है क्या, 75/4। तो देखिए 18 × 4 = 72, 18.72, 3 बचाना तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 18.75 जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से।
a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 है तो a प्लस बी 10 हो जाएगा। a अनुपात b का 3:4 दिया हुआ है तो x मान लिए 4x = 10, तो x का मान कितना गया 5/10। और ab का मतलब 3x² का मान निकालना है, 3 गुणे x² का वैल्यू यहाँ से 25/4 रख दिया, 18.75 हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक, चलिए 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, 16 ये 15 था। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत माध्य, जो औसत इसका दिया है ना 72.5 दिया हुआ है, टोटल 40 स्टूडेंट है। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि बाद में पता चला कि 84 के जगह 48 लिख दिया गया है। 84 सही था और इसे हम 48 गलती से लिख दिए, यानी कि कितना हम कम लिखे हैं। देखिए यहाँ से कम लिखे हुए हैं, कितना कम लिखे हैं तो घटा दीजिए, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ बच गया कितना 7 में से 36 हम कम लिख दिए हैं, अर्थात इसमें 36 बढ़ जाएगा। और 36 ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये एवरेज है तो इसको भी एवरेज बना देंगे, यानी कि 40 से हम भाग दे देंगे। बात क्लियर हुआ? हमने 84 की जगह 48 लिख दिए हैं, यानी कि 36 कम लिखे हैं तो 36 यहाँ से बढ़ जाएगा, और ये सब एवरेज है तो इसको भी एवरेज बना देंगे, यानी 40 संख्या तो 40 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसको कटा लेते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 10 4 दांगे 40 9 हो जा रहा है, यानी 0.9 इसमें बढ़ जाएगा। 72.5 में 0.9 बढ़ जाएगा तो ये 9 5 14 4 हो जाएगा, और 72 1 73, 73.4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 73.4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 36 बढ़ा है तो 36 जोड़ देंगे, कम लिखे हैं तो, अगर ज़्यादा लिखे रहते तो घटाते, यानी कम लिखे हैं तो जुड़ेगा 36 और इसको एवरेज बना के जोड़ना है, तो कितना आ जा रहा है 73.4 आ जाए। कुछ भी इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करिएगा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए अगला ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन जो बोला है ना बहुत आसान है, बाटा पर का जोड़ घटाव है केवल 3/7.1/3 7.1/3 दिया हुआ है, प्लस 3/3.1/7 दिया हुआ। पूर्णांक तोड़ लीजिए, ऊपर भेज दीजिए। ये 7 तरीके 21 1 22/3 होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9/22 हो गया। ठीक, प्लस 7 तरीके 21 1 22/7 हुआ तो 7 ऊपर जाएगा, 7 तरीके 21/22 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 22 हो गया तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 21 9 30 हो गया। 30/22 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/11 हो जा रहा है। पूर्णांक तोड़ देंगे, 11 कम 11 4 15/11 हो जा रहा है। एक पूर्णांक 4/11, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का बी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्या कह रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 बोला है कि ये भी जोड़ घटाव है, 8.1/3 गुणे 4.1/5 भगे 5.1/4 है। देखिए पूर्णांक तोड़ते जाइए, 8 तरीके 24 1 25/3 हो गया, गुणे 5 चौके 20 1 21/5 हो जाएगा। भाग को गुणा में बदलेंगे, इसका उलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 5 चौके 20 1 21/4 आ रहा है तो इसको 4/21 कर लेंगे। अब कटा दीजिए, ये 21 से 21 कट गया, 5 25 25 हो जा रहा है, यानी कितना 4 5 चौको 20/3 हो जा रहा है। पूर्णांक तोड़िए, 3 6 18 6.2/3 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल बट्टा पर का जोड़ देना था। ठीक, चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। 2 वर्ष में एक मूलधन का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 10 रुपये है, तो मूलधन निकालना है। ये तो बहुत बार बताए हैं। 2 साल का डिफरेंस जो D = PR²/100² होता है, इस पर रख लेंगे। D = PR², ये ओनली फॉर 2 ईयर का है। 3 ईयर का क्या होता है, D बराबर डिफरेंस जो होता है PR² इंटू 300 + R/100³ हो जाता है। ये दोनों बातें अगर ध्यान रहा ना तो बहुत इजीली आप बना दीजिएगा। यहाँ 2 साल का पूछा हुआ था, अंतर 10 है, प्रिंसिपल नहीं पता है, P मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो 5 5 25 हो जाएगा, बट्टा 100 गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से इधर गुणा कर लेंगे तो P कितना आ जाएगा 4000 जो है हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, 4000, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोनों ये बातें फॉर्मूला के तौर पर आप ध्यान रखिएगा। D = PR²/100², 2 साल का, और 3 साल का D = PR² इंटू 300 + R/100³ हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120 नंबर कह रहा है,
ए और बी के आयु का अनुपात 1:2, यानी कि वर्तमान में ये दिया हुआ है 1:2, 0 कर लिए वर्तमान के लिए। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, +7 में क्या हो जा रहा है, 7 वर्ष बाद 3:5 हो जा रहा है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, इधर समय का अंतर 7 वर्ष है, तो भी ये भी अंतर सेम आना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। और सेम अंतर नहीं आ रहा है तो क्रॉस अंतर से, इन दोनों के आपस में अंतर से क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 5 में से 3 गया 2 और ये 1 से गुणा करना होगा, तो ये 2:4 आ जा रहा है और बराबर 3:5। अब देखिए अंतर बराबर आ जाएगा, 1:1 आ जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 7 वर्ष दिया हुआ है, तो दोनों का जो है वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान मतलब 0 यही वाला है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 4 यूनिट का वैल्यू 7 चौक 28, यानी कि 14 और 28 वर्ष हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक 14 वर्ष का है और एक 28 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे हैं तो वर्तमान में 1:2 है, 7 वर्ष बाद जो है 3:4 है, तो इधर 7 वर्ष का अंतर है, तो ये भी हम लोग का डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था तो इसके अंतर से ऊपर गुणा कर लिए, इसके अंतर से नीचे। अब यहाँ डिफरेंस सेम आ गया, 1 आया है। 1 यूनिट का वैल्यू इधर 7 वर्ष है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 14 वर्ष, 4 यूनिट का वैल्यू 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। यानी कि एक 14 वर्ष का और एक 28 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 14 वर्ष, बी का 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, बहुत अच्छे से। ठीक, तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन का जो टारगेट था उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, 30 क्वेश्चन डेली करेंगे, जहां जरूरत पड़ा हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन का संख्या, जो क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे भी। ठीक, आगे तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, चैनल को और बढ़ाएं अपने। ठीक, चैनल को बढ़ाएं। तो बस आज इतना हम लोग रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 120 से आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठकर प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो प्रैक्टिस डेली करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। ठीक, चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।